साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बोर्ड परीक्षा अभी संपन्न हुई है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। राजस्थान बोर्ड की जो महत्ता है आपको मालूम है। पूरे भारतवर्ष में हमारा राजस्थान बोर्ड है उसका बहुत ही महत्व है। और इसमें जो मैं आज वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों के हित में डाल रहा हूँ। जो कृषि रसायन के विद्यार्थी हैं वो इससे सीख लेंगे, साथ ही अन्य विद्यार्थी भी इससे कुछ सीखेंगे और अच्छा आगे आने वाले टाइम में अच्छा पेपर करेंगे। और जो दूसरे विद्यार्थी हैं जैसे 11th में अभी जो है विद्यार्थी वो 12th बोर्ड में जाएंगे, तो वो भी इसमें कई कमियां या कुछ अनुभव जो रहे हैं उन सबको मैं अभी शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मेरे पास भी बोर्ड की कॉपियां जो चेक होने के लिए आती है, इस बार भी आई है, हमेशा मेरे पास बोर्ड की कॉपी आती है। और उसमें बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों में कैसे सुधार कर सकते हैं हम। बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं और बोर्ड से जो इस तरह की एक की आती है जिसके आंसर लिखे रहते हैं कितने नंबर पेज पर कौन सा आंसर है, और फिर भी अपना स्वविवेक से उसको परीक्षक को उनका हल देखना, उत्तर देखना है और उसका जो वेटेज है, अंक भार वो देना होता है उसको, जो इसमें निर्धारित होता है। लेकिन जो प्रश्न पत्र निर्मित किया जाता है वो स्व निर्मित होते हैं। विद्यार्थी अधिकतर क्या है गलतियां करते हैं कि जो बुक है या पासबुक है उनमें क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट और उनका आंसर लिखते हैं। तो वो कहने का मतलब मैं तो ये मानता हूँ, सभी से शुरू से यही कहता हूँ बच्चों को कि जो पासबुक पढ़ना एक प्रकार से पास होना है, जिसे मेरिट बनानी है तो वो पासबुक न पढ़े। मेरा एक हिदायत है, आप लोगों को सलाह है कि जिसे मेरिट बनानी है, अच्छे अंक अर्जित करने हैं, तो पासबुक आदि पर ध्यान न दे करके और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है और जो हमारे जो शिक्षक गण हैं वो जो पढ़ाते हैं विद्यालय में, वो हमें जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं, नोट्स देते हैं, उनका हमको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और तभी हम अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल ड्रीम 11 वगैरह कई प्लेटफॉर्म है, तो उनमें भी टीम तो कई बनाते हैं, लेकिन आपको मैच विनिंग करना है तो उसके लिए सही कैप्टन, वॉइस कैप्टन बनाना होता है। तो हमको भी देखिए, सही चुनाव जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक आप टीम नहीं जीत सकते, विनर नहीं बन सकते। तो इसलिए मेरी सलाह है कि किसी प्रकार की शॉर्ट की इस तरह की नहीं आजमाएं और पाठ्य पुस्तक है उसी से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उन पर ध्यान दें और अपने नोट्स है उन पर ध्यान दें। तो देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगी, लेकिन आप इसको समझोगे, देखोगे तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैं बच्चों को अधिकतर जो सलाह देता हूँ, मेरा जो एक वीडियो और आगे डालूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से और कहाँ से उठाए जाते हैं, और वो मैंने जब भी बच्चों को बताया है 3-4 बार, जैसे कि मैं 10 साल हो गए मेरे को ये मेरे पास जैसे कॉपियाँ आते हुए, तो जो बच्चों को बताता हूँ उसमें से अधिकतर क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं कि पाठ्य पुस्तक में ऐसी कई ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं। तो देखिए इनका फॉलो कीजिएगा। तो मैं आज अब जैसे कि हमारे जो ये की आई हुई है बोर्ड से, इसमें बताया गया है, इनके आंसर बताए गए हैं कि किसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। यह देखिए, क्योंकि अब ये अवलोकन करना भी इसलिए अवश्य है, जरूरी है कि विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा भी कुछ दिनों बाद में, 15-20 दिन बाद, एक महीना मान लीजिए आप, तो उसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि कॉपियाँ भी मैंने भी जैसे कि अभी एक बंडल तो पूरा चेक कर चुका हूँ, दूसरा बंडल और अभी चेक होने वाला है, उसके 5-10 दिन बचे हैं। कुल मिलाकर के एक महीने के अंदर तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट जैसे आएंगे, विद्यार्थियों के कई बार ये होता है कि यार मेरे नंबर इतने आने चाहिए थे, मान लीजिए किसी का 56 नंबर का पेपर, उसको लग रहा है कि मेरे 50 नंबर तो आने ही चाहिए कम से कम। तो ये आकलन तब कर पाओगे जब आपको ये मालूम होगा कि इसका आंसर ये है और इतना इसमें अपन को नंबर मिल जाना चाहिए। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें अपन को 2 तो मिलने ही चाहिए। इस तरह से आप उसका वेटेज करके देखिए ताकि दिक्कत नहीं रहे, अनावश्यक अपना पैसा भी नहीं जाए, क्योंकि स्क्रूटनी में शायद पर सब्जेक्ट 300 रुपये के लगभग लगते हैं। तो हमें क्योंकि ज़्यादा रेट फीस भी बढ़ सकती है, लेट फीस के अनुसार उसमें डबल हो जाती है।
तो इस तरह से हमें आवश्यकता हो तभी हमें उसकी स्क्रूटनी करवाएं, पुनः जांच करवाएं उसकी, और ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन उसमें डाले जाते हैं ऑनलाइन ही। उसकी भी आपको वीडियो बना के बता देंगे, क्योंकि मैंने भी जो गुड़िया की जो स्क्रूटनी करवाई थी कॉपियों की, और उसमें अंक बढ़े भी हैं, तो कई बार ऐसी एक आध नंबर बढ़े हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार मिस्टेक हो जाए, मान लीजिए इसमें टोटलिंग करने में, केजिंग करने में अंदर अंक देते हैं, उसको ऊपर वापस क्वेश्चन वाइज उनको मार्क्स ऊपर चढ़ाने होते हैं मेन फ्रंट पेज पर, तो उसको केजिंग करना होता है, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, कई बार टोटल में मिस्टेक हो जाए। तो ऐसा रेयर केस में होता है वैसे तो, क्योंकि आजकल आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत ही उसकी विशेषता इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, अच्छी तरह से काम करवाते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि जो कॉपियां हैं, पहले क्या है एक ही टीचर्स को बहुत सारी कॉपियां अलॉट हो जाती थी, 1000-2000 तक भी कॉपियां कई बार वो कर देता, फिर दोबारा और उसको मिल जाती थी। लेकिन बोर्ड का मकसद है कि सही तरह से उनका अंकन हो, जल्दीबाजी में नहीं हो, इसलिए अधिकतर 400-500 कॉपी, 400 450 कॉपी एक टीचर को मिलती है। हाँ, ये जरूर है उस सब्जेक्ट के टीचर यदि कम हो तो हो सकता है उसको थोड़ा ज़्यादा 2 लोट मिल जाए इसको, तो इस तरह से 2 बंडल मिल सकते हैं। तो इसलिए जहाँ तक है, ताकि उनको आसानी से सही ढंग से जांच की जा सके। एक खास बात और बता दूं कि इस बार जैसे कि निर्देश में दे रखा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, उन्होंने तुरंत मीटिंग ली और उसमें यह बताया गया कि किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में अन्य प्राइवेट कर्मचारी से, किसी से भी इसकी जांच नहीं करवानी है। परीक्षकों से, जो सरकारी कर्मचारी है और बोर्ड में रजिस्टर्ड कर्मचारी शाला दर्पण पर, उन्हीं से कॉपी चेक होनी है। ये नहीं है कि कोई भी कर्मचारी जाके और की ले आए बिना रजिस्ट्रेशन के और उसको कॉपी अलॉट कर दी जाए। तो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें विद्यार्थी भी कि आपका अंकन अच्छा किया जाएगा, सही तरह से कॉपियाँ जांच की जा रही है। और मेरे साथी लोग हैं उनको भी सुझाव है, यदि वो कॉपी चेक कर रहे हैं तो विद्यार्थी देखो ग्रामीण परिवेश से हैं, तो जहाँ तक कुछ यदि लिखता भी है तो थोड़ा बहुत उसको वेटेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लिखे और उसमें बिल्कुल ही नहीं अपन अंकन करें। ये हमारी थोड़ी अच्छा रहता है कि बच्चों के लिए, ताकि वो हताश नहीं हो, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और कल वो कुछ कर गुजरते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और विद्यार्थियों को मेरी सलाह है, जिंदगी में ऐसे बुज़दिल लोग हैं, जो कायर लोग हैं, कि हार मान जाएं। यदि अपने थोड़े बहुत नंबर कम भी आ जाते हैं तो घबराना नहीं है, आगे ज़िंदगी पड़ी है अपने पास, और आगे आने वाले समय में हमको अच्छे मेहनत करनी चाहिए और अच्छा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कमी यदि रह जाती है तो वो हमारी हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ होंगी, ऐसी कई कंडीशंस होती है, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी होती है, हमारा परिवेश होता है, जिनकी वजह से कम अंक आ सकते हैं। तो उससे घबराई नहीं, जिंदगी में और सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास वक्त है बहुत। तो देखिए, मैं अब एक एक प्रश्न पे मैं बताता जाता हूँ आपको। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। जैसा कि इसमें इसका आंसर 2 दे रखा है, और जो कि पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या है वो 6 पर ये अंकित है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, उसमें था जो समीकरण दे रखी है इसमें Fe2O3, जिसका कि जल के साथ अभिक्रिया हो रही है इसमें, तो एक प्रकार से सीधा इसमें दिख रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है ये। और इस समीकरण में इंगित क्या है, तो इसमें आप क्या जाएगा, जल योजन अभिक्रिया, जो कि पेज पृष्ठ संख्या 10 पर अंकित है। तीसरा क्वेश्चन है, ह्यूमस को मृदा में मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धनायन विनिमय क्षमता है वो उसकी बढ़ जाती है। चौथा क्वेश्चन है, आपके वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। इसमें इसका उत्तर आएगा विनाइट्रीकरण। अधिकांश कई बच्चों ने, मैंने भी कॉपियां देखी है, उसमें नाइट्रीकरण जैसे दिमाग में फिट बैठा हुआ है कि नाइट्रीकरण कर दो, तो ऐसे जल्दीबाजी में उन्होंने कईयों ने गलत किया है। यानी ये देखिए इसमें कि 30% बच्चों ने तो इसको नाइट्रीकरण किया है, तो गलत किया है, विनाइट्रीकरण इसमें आंसर आएगा। और पांचवा क्वेश्चन है, मोंटमोरिलोनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता कितनी है। जैसा कि मैंने मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट है, ये एक ऐसा चैप्टर है विद्यार्थियों के लिए जिसको तो आने वाले भी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ कि इसमें इनके सूत्र याद करने होते हैं, इनकी धनायन कैपेसिटी है वो क्षमता याद कर लीजिए। मैंने इसका एक इंस्टाग्राम भी बनाया था कि विद्यार्थियों के लिए, और वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए हैं ये ऐसे ही। तो मेरे इंस्टाग्राम भी यदि आप देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। जो भी इंस्टाग्राम में डालता हूँ वो एग्जाम में आता ही है, ये मान लीजिए उसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसमें मोंटमोरिलोनाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो 60 से 100 इसमें आएगा। और ये 5वां क्वेश्चन है इसमें, तो ये पेज संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 पर है।
और इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता है उसका कितना मान होता है, इसमें 30 है, जो कि पृष्ठ संख्या आपके 40 पर है। और सिलिकेट कले है, उसके कितने प्रकार हैं सिलिकेट कले, जैसा कि इसमें 3 प्रकार दे रखे हैं, तो इसमें तीनों आ जाए कि मोंटमोलिनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। जैसा कि मैंने इसका भी इंस्टाग्राम पे डाला था वीडियो की मोंटमोलिनाइट, केओलिनाइट और इलाइट क्या है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है, 3 आपको जानकारी रखनी थी। और धान की फसल को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना है, इसमें 4.5 से 8.5 जो इसका उत्तर सही है। ये 8वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रश्न संख्या 48 पर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पीएच स्केल है, उसमें पीएच 7, अब कितना अच्छा क्वेश्चन है। पीएच 7 जो कि 20 का मान होता है। मैंने अभी क्या बोर्ड की एग्जाम जैसे कि लेने गया, प्रैक्टिकल में भी कई बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया था, भाई पीएच मान कितने से कितने तक होता है, पीएच प्राइस क्या होती है, तो बच्चे 7 से 14 बता रहे हैं, यानी 0 से 7 तो बताए नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए 0 से लेकर 14 तक का जो मान होता है, 0 से अब 7 जो है वो एक उदासीन बिंदु होता है, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें उदासीनता का। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसमें आ जाएगा ब ऑप्शन नाइट्रेट। और जो 11वां क्वेश्चन है, सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, इसके आविष्कारक कौन है, इसमें आपके आएगा पेटरसन ए, ये 11 नंबर का है। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन है, फसलों में एंडोसल्फान 35 ईसी के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि कितनी है। ये प्रतीक्षा अवधि वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें टेबल बना रखी है आपकी बुक में। और ये जैसा कि आपके प्रश्न संख्या इसको दे रखा है 126 पर। इसके बाद में तो इसमें 10 से 12 दिन इसके अंदर आएंगे। और 13वां क्वेश्चन है आपके कृषि रसायन के डिब्बे पर अंकित जो चमकीले नीले रंग का मोनोग्राम प्रदर्शित करता है, वो किस चीज को अंकित करता है, अत्यधिक जहरीला है या अधिक जहरीला है, मध्यम जहरीला है या कम जहरीला है। तो देखिए इसमें आपके जो मध्यम जहरीला, जैसा कि 13वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आपके स आएगा इसमें। आप भी देखते हो अपन किसान खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत ही चीजें अपन यदि ध्यान देवें तो कई बार अपने घर वाले जो दवाई लेके आते हैं, छिड़काव हुई कीटनाशी दवाइयाँ लेके आते हैं, उसमें भी होलोग्राम बना रहता है, चिन्ह बने रहते हैं उसके अंदर। तो यदि उनको भी अपन गौर करके थोड़ा देखें तो देखिए उसमें लिखा रहता है। और तो ये आने वाले टाइम में भी ध्यान दें अगला बेच भी, कि इसमें जैसे अब की बार ये मध्यम जहरीला आ गया, तो अब जैसे नीले वाला का पूछ लिया, अगली बार रेड कलर का पूछ सकते हैं, ग्रीन वाला पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करें कि क्वेश्चन इधर से बनेंगे, न कि पासबुक के क्वेश्चन पढ़ने हैं अपन को, क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा और अगला क्वेश्चन बन सकता है। मैंने अब की बार भी जैसे कि पिछले वर्ष का पेपर का अवलोकन करवाया था बच्चों को कि भाई इनमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो अधिकतर 90% क्वेश्चन बच्चों के आए हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये स्कर्वी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है पहले का ऑप्शन है, उसमें 138 प्रश्न संख्या पर है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके और प्रत्येक क्वेश्चन है उसका आंसर है वो अपनी बुक में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या में इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप देख लें, तुरंत मिल जाएगा आपको वहां पर, और आप आश्वस्त हो जाएं कि ये अपना उत्तर सही है, अपन ने क्या किया था, और उसके अनुसार आपका अवलोकन करना है, पेपर का आकलन करना है, कितने अपने नंबर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नत्रजनीय जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर फसल के लिए उपयोगी है, तो ये इसमें आपके गेहूं इसका उत्तर है। और ये जो पेज संख्या आपके प्रश्न संख्या है 152 पर है। उदर में जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है, ये भी मैंने आपको वीडियो बना करके एक दिन पहले भी विद्यार्थियों को डाला था कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे, मिलान करने वाला क्वेश्चन बनाया था खैर मैंने बनाने को, तो कि इसमें से एंजाइम को पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम किसमें कहाँ से स्रावित होता है, और ये भी क्वेश्चन आ गया था। तो देखिए पेप्सिन इसके अंदर उसका उत्तर है, और ये इसका आंसर 133 नंबर के प्रश्न संख्या पर है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, आधे आधे अंक वाले। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको वीडियो में डाला था एक दिन पहले ही वीडियो बना करके, जो मेरे वीडियो भी आप अवश्य देख ले में, जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं ये कई कंपटीशन के एग्जाम में भी काम में आएंगे, उसमें मैंने मोस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। उनको यदि आप छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां हैं, आने वाले जो बेच हैं वो भी ध्यान देवें
11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो उनको लाभ मिलेगा। अभी से उन वीडियो को सुनेंगे, क्वेश्चंस को सुनेंगे, देखेंगे तो आपके एक माइंड में एक वो बनेगा, क्लाइमेट बन जाएगा इस प्रकार का कि अपन को पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो अवश्य इस वीडियो को देखिए, अपने साथियों को भी शेयर करें और जितना आप बार बार देखोगे उतना आपको लाभ होगा। देखिए ताकि एक सब्जेक्ट से तो आप क्लियर हो जाए कि ठीक है इतना तो अपन को इसमें आ गया और उसका बेस अपना बन गया। तो पहला क्वेश्चन है चूना पत्थर रिक्त स्थान चट्टान है किस प्रकार की है, ये आपको बताया था। अवसादी, इसमें यदि किसी ने परतदार लिखा है तो परतदार भी सही माना गया है और अवसादी भी सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है, सामान्यतया मृदा में 0.1 से 5% जीवांश कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये इसका 0.1 से 5 मान लिखना है विद्यार्थियों को। इसके प्रश्न संख्या बता देता हूँ। जो पहला अभी मैंने बताया अवसादी है, ये प्रश्न संख्या 7 पर है और जो दूसरा है ये 27 नंबर पर प्रश्न संख्या पर है और तीसरा है आपके ये इलाइट का रासायनिक संरचना सूत्र। देखिए तीनों संरचना सूत्र आपको याद करने थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें आपके इलाइट, केओलिनाइट, मोंटमोलिनाइट। तो देखिए यहाँ पर जो केओलिनाइट है उसके अलावा मोंटमोलिनाइट है, मोंटमोलिनाइट में आपके के और जोड़ना था इसमें, तो ये सूत्र बन जाता है इसमें। तो आपके ये सूत्र KAl4 Si8 और O2 और OH होल 4। तो ये आपके इसमें जैसे कि पेज प्रश्न संख्या 33 पर दे रखा है। और चूना पत्थर है उसका उपयोग रिक्त स्थान मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। अब जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आ गया है कि चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है। अब आगे जैसे क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा सुधार में किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चे इस तरह से यानी पेपर को देखते हुए यदि हल करेंगे, पिछले सालों के पेपर है उनको भी देखें, इसी प्रकार से उनको देखते हुए उनको याद करेंगे तो जरूर अवश्य सफलता मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि 100% नंबर आएंगे। एक विद्यार्थी पिछले बैच में भी मेरे, तो उसके 100 में से 100 नंबर आए हैं और उन्होंने मेरे जो बताए हुए अनुसार तैयारी की, पढ़ा और मेरे सभी वीडियोस को वो देखता था, अवलोकन करता था, प्रश्नों को देखता था, तो इसलिए उसके 100 नंबर आए हैं और वो जिला कलेक्टर से सम्मानित भी हुआ है। हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन किया उसने, गांव का, परिवार का। और देखिए एक दिन वो, मेरे को पूरी उम्मीद है वो बच्चा UPSC फाइट करेगा, कलेक्टर बनेगा। बहुत ही अच्छा होनहार विद्यार्थी है, गरीब घर से है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी आने वाले जो पीढ़ी है वो इसी प्रकार की आए, तैयारी करे और बहुत मेहनत करे, अपने गाँव का, परिवार का नाम रोशन करे। तो विद्यार्थियों अभी से लगे रहो और छुट्टियों का भरपूर सही तरह से उपयोग करो और अपना स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन में लेता हूं कि जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है। ये खेरा रोग, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ है। देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है 10% या 5% क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। इसका भी अवश्य ध्यान रखें। जो भी पेपर आपके पिछले सत्र में आए हुए हैं पिछले, तो उनका जरूर अवलोकन कर ले। कई बार ऐसा नहीं है कि ये तो आपके आएगा, कई बार अपन देखते हैं टीम बनाते हैं कि यार ये पिछली बार खेल लिया तब इस बार नहीं खेलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो खिलाड़ी वापस फिर खेलता है अच्छी तरह से। तो वही वाली बात है, क्योंकि आपको टीम का बड़ा शौक है, क्योंकि क्रिकेट टीम भी आप बनाते हो, खेलते हो, तो इसलिए इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। पानी में फ्लोराइड की सांद्रता है अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है। देखो फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम का रोग है। तो देखिए 5 इनका भी मैं आपको बताता हूँ प्रश्न संख्या। जैसा कि चौथे नंबर का है 65 नंबर पे प्रश्न संख्या पर, 5वें नंबर का जो खेरा है ये उत्तर है इसमें 89 नंबर पर, फ्लोरोसिस है 109 नंबर पर, और जो 45 जो मैंने मान बताया भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो इसमें आएगा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। तो यह प्रश्न संख्या 110 पर अंकित है इसका उत्तर, आप आसपास तोले देख ले में। और मानव जन्य इसमें आपका आएगा, क्योंकि ये देखो एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रकृतिजन्य एवं कारणों से होता है। तो इसमें मानव जन्य या मानव जनित जो भी बच्चों ने लिखा है, कॉपियां मेरे पास आई है, उनमें किसी ने मानव भी लिख दिया तो मैंने उसको आंसर, चलो वो वहां तक पहुंच गया, मानव जन्य, मानवीकृत, तो ये सब आंसर सही माने गए हैं उसके। अगला क्वेश्चन है इसमें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी मैंने आपको वीडियो में डाला था कि भाई ये सूत्र जरूर याद कर ले में ग्लूकोज का, ये परीक्षा में आएगा। और देख लो ये क्वेश्चन भी आए हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खैर मैं भी बीच में बता रहा था, तो वो सब क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। मेरे अभी तक के वीडियो है उसमें 90% क्वेश्चन जैसे आते हैं। गाय के दूध का पीलापन, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। तो ग्लूकोज वाला जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि ये 9 नंबर का क्वेश्चन है
ये 129 पृष्ठ संख्या पर है। और ये गाय के दूध में पीलापन, जैसे कि आपको पता है कैरोटीन के कारण होता है, व्हाइट केसिन के कारण होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब आने वाले समय में जैसा कि केसिन है कि दूध का सफेद रंग क्यों होता है, तो देखो ये चीजें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 159 पृष्ठ संख्या पर है। इसके बाद में आते हैं आपके जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन, जो कि एक शब्द या एक पंक्ति में आपको इनका आंसर देना है। और कई बच्चों ने तो इनके क्वेश्चन भी के आंसर देते हैं, तो यानी न तो शब्द सीमा देखते हैं। एक तो विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि कई बार अपन क्या कोई क्वेश्चन में मान ली एक लाइन में आपको आंसर चाहिए या एक शब्द में चाहिए, तो जब उससे काम चल जाए तो ज्यादा क्या जरूरत है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, क्या काम है, जहां उतना आवश्यकता उतनी आवश्यकता है, ज्यादा से क्या काम है। तो जितनी आवश्यकता उतना ही अपन को लिखना है, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, वो हर प्रत्येक क्वेश्चन कितना समय लेगा ये भी देखा जाता है उसके अंदर, उसके अनुसार पेपर बनाया जाता है। यदि अपन ने एक क्वेश्चन में ज्यादा समय ले लिया, 2-4 क्वेश्चनों में जिनमें मान ली अपन को 30 सेकंड या 10 सेकंड चाहिए उसके उत्तर के लिए, तो फिर वो हमारे दूसरे जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे और पूरा पेपर अपन हल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपने नंबर नहीं आ पाएंगे पूरे जितने आने चाहिए। और हड़बड़ाहट हो जाती है उसमें बाद में कि यार इतना सा टाइम बचा है, आप कैसे करेंगे। इसलिए जितना आवश्यक उतना लिखना चाहिए। जैसे कि इसमें आंसर है, जैसे कि भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो डायरेक्ट आपको मान लिखना है, न तो सेंटेंस लिखना। कई बच्चे क्या है पूरा लिखेंगे सेंटेंस, इतने इसमें इतना होता है, सीधा 44 से 55 इसमें आपका उत्तर है। और ये इसका देखो मैं आप पृष्ठ संख्या बताता हूँ, ये पृष्ठ संख्या 6 पर है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मृदा कोलोइड किसे कहते हैं, इसमें पृष्ठ संख्या 30 पर है। यदि बच्चों ने जैसा कि उसका लिख दिया कि 1 से 100 मिली माइक्रोन व्यास वाले कोलोइड गुण रखने वाले जो अणु है मिट्टी की मृदा के कारण, तो ये भी मान लिख दिया तो उसको नंबर मिला है 1 नंबर का क्वेश्चन। ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सभी 1-1 नंबर के हैं आपके, ये 8 क्वेश्चन है। तो ये 30 नंबर पर है और इसका पृष्ठ संख्या पर देख लेना। और ये भस्म संतृप्त मृदा है, उससे क्या अभिप्राय है। भस्म से मतलब आप जानते हो क्षारीय मृदाएं, जिनमें अर्थात क्षारीय क्या आपको बताया कि सोडियम है तो आपको तो क्षार है उसकी वजह से, या कैल्शियम है तो कैल्शियम को यहाँ पर जिसमें प्रचुरता होती है, ये भी एक भस्म वाली होती है। तो कैल्शियम आयन से परिपूर्ण जो कोलोइड है जिनमें पीएच मान अधिक होता है, अधिकांश ये शुष्क प्रदेशों में ये मिलती है मृदा, इसलिए कैल्शियम को अपन को देखना है। और सोडियम तो क्या लवणीय मृदा होती है, तो अपन को जो कैल्शियम होती है उसको, यदि कैल्शियम से ज्यादा संतृप्त मृदा होती है जहां कैल्शियम की मात्रा जाती है मृदा कोलोइड के ऊपर, तो वो मृदाएं क्या होती है आपकी भस्म संतृप्त, तो उनको ये नंबर मिला है पूरा। तो ये 3 नंबर का है आपके 42 नंबर के पृष्ठ संख्या पर। चौथा क्वेश्चन है आपके मृदा अम्लता के प्रकार लिखिए। तो इसमें आपके जो सक्रिय अम्लता और एक विनिमय अम्लता, 2 प्रकार की अम्लता है। तो इसमें ये पृष्ठ संख्या 52 पर है। और ध्यान रखें एक बार कि जैसे कि कई बार इसमें लिख रखा अम्लता कितने प्रकार की है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि नाम लिखिए। तो आप यदि 2 भी लिख दें तो उसमें क्या है, कई बार परीक्षा की देता है चलो ठीक है यार इसमें 2 लिखे, लेकिन आप अनावश्यक उसका उत्तर लिख दो कि सक्रिय विनिमय अम्लता है, वहां पर और कुछ शब्द लिख दो इसके अलावा, तो फिर 2 तो लिख रहे हो लेकिन साथ में कुछ और लिख रहे हो ना, तो फिर गलत हो जाता है। इसका मतलब इसको जो जानकारी नहीं है, ये उठपटांग लिख रहा है, तुक्का लगाया इसने इसे, तो इसलिए ऐसा आता है तो ही लिखें, अन्यथा उसकी संख्या लिखनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पौधों में पोटेशियम पोषक तत्व का कोई एक कार्य लिखिए। जैसा कि आप पोटेशियम है उस जो तत्व है उसके बुक में है, तो सभी तत्वों के, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सभी के। तो ये देखिए आपके 5वां नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर पृष्ठ संख्या पर है, देख लेना आप। इसमें कोई सा भी लिख देना, जैसे फलों की संख्या बढ़ना, प्रतिरोधकता आना पेड़ पौधों में, और जैसे फलों को गिरने से रोकना, दाने हैं वो सुडौल हो जाते हैं इसमें, तो उसका स्वाद बढ़ जाना, गुणवत्ता बढ़ जाना, ये सब चीज़ें इसकी कारण होती है आपकी पोटेशियम की वजह से। तो दानों की सुडौलता होना, अच्छे तरह से उसकी जो गुणवत्ता है बढ़ती है, तो गुणवत्ता भी बढ़ती है, अच्छा होता है, तो ये भी लिख देते हैं बच्चे। कई बार कहते हैं कि पोटेशियम से यानी उसके पेड़ बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं, गुणवत्ता बढ़ती है, तो वो जो चीज़ आ गई इसका मतलब आप, ये एक ट्रिक होनी चाहिए। कोई भी चीज़ इस तरह की लाभ के बारे में पूछ रहा है, कई बच्चों ने क्या है ऐसे भी उत्तर लिखे कि पोटेशियम का कोई एक कार्य लिखो तो उसका नुकसान उल्टा लिखा है कि पेड़ पौधे जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अरे कम से कम नेगेटिव तो नहीं सोचे अपन। हमेशा एक बात तो ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन है उसमें अधिकतर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हमको, तो वो तुक्का सही है न कि नेगेटिव का। तो हमें अच्छा लिखना है उसके लिए।
तो आपको नंबर मिल सकते हैं, चांस है कि 1 नंबर है, चलो आधा तो देगा ही वो। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ये छठा क्वेश्चन है आपके। तो ये जैसे कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से मेथोहेमोग्लोबिन बीमारी हो जाती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें उत्तर लिखना था नाइट्रेट आपको, और ये पृष्ठ संख्या 110 पर अंकित है। इसी प्रकार से सातवां जो क्वेश्चन है, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, उसका संक्षिप्त नाम क्या है। ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखें कि बच्चे क्या है, इस पे कभी गौर नहीं किया लोगों ने। हाँ, इतना तो याद कर लिया, टीवी मिलपात 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, उनको याद कर लिया, नाम याद कर लिए। तो मैंने भी बच्चों को बताया था भाई, इनके नाम शॉर्ट में एक तो याद करने हैं, और दूसरा आपको पूरे नाम यदि याद नहीं है तो इनका शॉर्ट नाम याद करके, और इनका कि इनके किस तरह से अपन इनको शो कर सकते हैं, इनका संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसमें अपन को लिखना था आंसर GLY। देखो किस तरह का क्वेश्चन बनाया है, या आप जी लिख दिया, तो मैंने देखो विद्यार्थियों को जी लिखा है तब भी उनको नंबर दिए हैं, ताकि विद्यार्थी लाभान्वित तो थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इस तरह का क्वेश्चन कहीं लिख भी नहीं रखा है, पासबुकों में भी शायद नहीं है इस तरह का। तो देखिए मैं एक बात करूँ, पासबुकें सिर्फ एक, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप पासबुक की चाहे हेल्प ले सकते हो, कि यार थोड़ा बहुत इसमें देखें या इसका आंसर क्या है, तो लेके उसको साइड में रखिए आप थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से आप नोट्स वगैरह तैयार कीजिए, पढ़िए पाठ्य पुस्तक से, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने उसी को अधिकृत माना है पाठ्य सामग्री के रूप में, इसलिए अनावश्यक किसी चीज में नहीं पढ़े। दूध का कोई एक भौतिक गुण लिखिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है आपके। कोई एक सही भौतिक गुण, अब भौतिक गुण ने चाहे कई बच्चों की जैसे कॉपियां भी मेरे पास से आई है, तो उसमें लिख रखा है दूध बहुत अच्छा होता है, ताकतवर बनाता है इंसान को, ऐसे कर देता है, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, या और भैंस का दूध चिकना होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए कहने का मतलब इसमें आपको उसका कलर भी लिख दो तो भी इसका नंबर मिल रहा है। देखो दूध सफेद होता है, कैरोटीन की वजह से पीला हो जाता है, गाय का दूध ऐसा होता है, या उसका आपको गाढ़ापन लिखा था 1.5 से 2.0 जैसे सेंटीपाइस है, और ये बता देना है, या संचालकता उसकी बतानी है, या आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बता दें जिसका 101 डिग्री सेल्सियस है, पीएच मान जैसे 6.4 से आपके 6.7। तो ये याद रखें, अब की बार आने वाले क्वेश्चन है जैसे पीएच मान पूछ सकता है दूध का। दूध एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये संपूर्ण पोषाहार माना गया है, आहार भोज्य पदार्थों में दूध को। जैसा कि आप बताए व्रत भी रहते हैं तो दूध पी लेते हैं तो अपनी पूर्ति हो जाती है कई तत्वों की। तो देखिए इसका पूर्णांक भी अपन बता सकते हैं, कोई सा एक भौतिक गुण बताना था, 1 नंबर प्राप्त करना था, कितना आसान है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, अधिकांश बच्चों ने 95% बच्चों ने इसमें नंबर प्राप्त किए। अच्छा है, धन्यवाद बच्चों को। इसके बाद देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन आता है, मृदा निर्माण करने वाले कारक है उनका नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया बच्चों को, मैंने अभी जितने कॉपियां चेक किए, ये देखिए आप सिर्फ 10% अभी विद्यार्थी हैं, यानी कि 450 कॉपी में से 10% विद्यार्थियों ने ही इसका आंसर सही किया है। इसने कंफ्यूज कैसे कर दिया कि इसमें लिख रखा है हिंदी में, तो कई बार देखो बच्चों एक बार और इम्पोर्टेंट है आपको बताने के लिए, कि जब क्वेश्चन अपन पढ़ें तो जो इंग्लिश में और लिखा हुआ होता है, इंटेलिजेंट बच्चे भी ध्यान रखें, वो देखो जो कमजोर थोड़े विद्यार्थी अपने आप को समझते हैं, कमजोर तो कोई नहीं होता है देखा जाए तो, मैं तो नहीं मानता कि कमजोर मानना चाहिए अपने आप को। तो ये जहां तक कोशिश हो, हमको इंग्लिश के वर्ड भी हो सकता है कोई वो समझ में आ रहा हो आपके, वो समझते हो उस चीज को, तो वो जरूर पढ़ना चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होती है। इसमें लिख रखा था मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र बनाइए, तो कन्फ्यूज हो गए बच्चे, कोई क्या चित्र बना रहा है, कोई पहाड़ बना रहा है, कोई पर्वत बना रहा है, कोई उसका परसेंटेज वाला चित्र बना रहा है, यानी कि अधिकतर कॉपियों में गलत है। ये मान लीजिए सिर्फ बहुत कम विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही किया है। तो देखिए इसमें बनाना क्या था, देखो इंग्लिश में साफ साफ लिख रखा है कि ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। लेबल डायग्राम देखिए पेज आपके पृष्ठ संख्या 4, ये चौथा क्वेश्चन है, और पृष्ठ संख्या 13 पर दे रखा है। देखिए आप इसमें एक पेड़ का सा चित्र बना रखा है, और वो आरेखित चित्र, जिसको अपन आरेखित चित्र बोलते हैं, डायग्राम, उसको लेबल डायग्राम होता है, उसके माध्यम से आप उसको जो कारक है, जैसे सक्रिय कारक बता रखे हैं, ऊपर लिख रखा कारक, फिर सक्रिय कारक, निष्क्रिय कारक, फिर निष्क्रिय कारक में जलवायु है, जीवमंडल वगैरह है, फिर वर्षण ताप है, निष्क्रिय कारकों में पृथक पदार्थ वगैरह, स्थलाकृति और समय, ये चीजें दे रखी है। तो इस तरह से आपके जो ये बताना था,
तो ये बहुत कम विद्यार्थियों ने किया। थोड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि ये ऐसा न तो आपको उसके अंदर मिलेगा पासबुक में ये क्वेश्चन, ये सब पढ़ना है अपन को पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से, पासबुक से नहीं। देखिए, क्योंकि अब जो पासबुक वाले हैं जब क्वेश्चन नया जब बनाते हैं तो फिर बाद में वो भी क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तब की बार इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में ऐड करें। तो देखो वो तो फिर हमेशा जो एग्जामिनर बनाता है एक नए टाइप का क्वेश्चन बनाता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को संक्षेप में समझाइए। ये देखिए आपके आधे आधे अंक के है ये, तो 3 भागों में 3 कारक यदि आप बताते हो तो 1.5 नंबर का आपके उसमें उत्तर लिखना है, तो मिलेंगे आपको 1.5। इसमें विच्छेदन के जैसे कि आपको जो पदार्थ की प्रकृति है, तो नमी है, वायु संचार या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वगैरह रहे हैं, ये बहुत सारे पीएच है, पोषक तत्व है, सब ये इसमें से कोई से आपको 3 कारक लिखने थे, आपको नंबर मिलने हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कितने नंबर के पृष्ठ पर है। ये देखो आपके 5वां है, ये 19 नंबर के पृष्ठ पर आपके आंसर है, तो देख लेना। अगला 6वां क्वेश्चन है, मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व बताइए। तो ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कई बार बताया, पिछली बार पहले भी क्वेश्चन आया था, ह्यूमस के जो गुण है वो आपको बताने। तो इसमें भौतिक और रासायनिक गुण पूछा था, मैंने एक बार विद्यार्थी साहब कहा था कि ह्यूमस के डायरेक्ट गुण पूछ सकता है, ये थोड़ा मैंने उसमें कंफ्यूज हो गया था बच्चों को, लेकिन पिछली बार मैंने किया बच्चों को कंफ्यूज थे, तो चाहे रासायनिक लिखा भौतिक लिखा, जहाँ तक उनको नंबर दिए मैंने, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा लिखा था उन्होंने, तो कुछ तो दे उसमें उन्होंने कुछ कमियां रखी थी। इस बार अच्छा किया है क्वेश्चन, मैंने बोला भी था बच्चों की ह्यूमस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमस के गुण लिखिए, उसका महत्व लिखिए। तो इसका महत्व के बारे में पूछा है, तो आपको बता सकते हो संचारण, जल धारण की क्षमता वगैरह सब चीजें आप जानते हो, उसमें उपजाऊ बढ़ जाता है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, सुगठिता होती है, पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। अब यदि यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है तो जैविक उर्वरकों का, तो जैविक जो खाद है ह्यूमस भी एक प्रकार से उसी का रोल अदा करता है। तो देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपके प्रश्न संख्या 35 पर है। 7 नंबर में जैसे कि धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता है, उसमें संबंध क्या है इसको बताना है। तो इसमें धनायन और इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो आयन वगैरह है, सोडियम है, इनका पता है आपको कि जैसा कि 60 से 80% इनका रोल होता है, उसमें 80 से 90% सबका होता है, इसमें कैल्शियम का 60 से 80 होता है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और ये 7 नंबर का ये है 41 नंबर के पृष्ठ पर। तो ये धनायन विनिमय क्षमता और उर्वरता किस प्रकार प्रभावित होता है, जैसे कि उच्च कैल्शियम है उससे इसी प्रकार से आपके जो पोषक तत्व है, कैल्शियम प्रदान मृदा है वो दानेदार होती है, सरंध्री होती है, इंपॉर्टेंट है। धनायन क्षमता होगी अधिक होगी तो उससे क्या आयनों का अवशोषण होगा और उपजाऊपन बढ़ेगा, यानी अच्छी उपज होगी। तो ये चीजें भी आपको उसमें बतानी थी। 8वां क्वेश्चन है आपके पीएच का पोषक पौधों में पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार शुरू से ही जैसे ही सत्र शुरू हुआ था जुलाई से मैं बता रहा था बच्चों को, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, इस बार मैंने कहा जरूर आएगा। और लास्ट एग्जाम शुरू हुआ था उससे विदाई के दिन भी मैंने एक दिन पहले भी मेरे बच्चों को बताया कि ये क्वेश्चन जरूर देख ले, में इनकी पीएच मान जरूर याद कर ले, में 6.5 से 7.5 ये मान याद कर ले। छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे भाई जो प्राथमिक पोषक द्वितीय पोषक तत्व किस प्रास पर यानी कि अवशोषित किए जाते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, 6.5 से 7.5 पीएच मान है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपके जो सोडियम पोटेशियम के ये हैं आपके, और जो फास्फोरस आयनों की प्राप्यता 6.5 7.5 के मध्य होती है, तो उसके आयनों के बारे में किस किस रूप में लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी ध्यान रखिए बच्चे कि इसको पोषक तत्वों की प्राप्यता का क्वेश्चन जरूर आता है, किस पीएच प्रास पर पोषक तत्व कौन कौन से अवशोषित किए जाते हैं, ध्यान रखिए, चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, तो इसमें अवश्य क्वेश्चन आता है। और ये पृष्ठ संख्या देखिए आपके 8वां क्वेश्चन है, 47 और 48 नंबर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मृदा अम्लता है उसका पौधों पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव होता है। तो देखिए जिंक और कॉपर की प्राप्यता है, एल्युमिनियम, आयरन, मैंगनीज, ये भी उसी से रिलेटेड है एक प्रकार से। पीएच मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, अम्लता का मतलब पीएच मान का कम हो जाना, और कम होना का मतलब है अम्लता। तो देखिए अम्लता जैसे हो जाएगी तो पीएच मान कम होता है, तो वहां पर देखो एल्युमिनियम में आयरन, मैंगनीज ये है ना, ये अधिक घुलनशील हो जाएंगे, और इससे क्या होगा उनके पौधों पर टॉक्सिक प्रभाव आएगा,
पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक रहेंगे। तो कई बच्चों ने चलो ठीक है ऐसे लिख दिया कि अम्लता है, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है, जड़ें सूख जाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो देखो अब यहाँ नेगेटिव है, प्रश्न ही पूछ रहा है प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव है अम्लता का, तो इसलिए इस तरह से उसने लिखा है, तो उनको नंबर मिले हैं। तो 1.5 नंबर है, तो चलो कम से कम उनको आधा नंबर, 1 नंबर है, तो वो तो मिला ही है। थोड़ा अच्छा लिख दिया तो उसने वो उसको मिल गया। तो ये इसके अलावा जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, पौधों में फास्फोरस की कमी के कोई से 3 लक्षण लिखिए। तो 9वां क्वेश्चन देखो आपके मिलान कर लीजिएगा, 54 नंबर के पृष्ठ पर है। और 10वां जो है फास्फोरस की कमी के 3 लक्षण लिखने हैं। इसमें 3 लक्षण के आधे आधे अंक के हिसाब से तीनों। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उनको जैसे 3 पूछ रहे हैं, 2 ही लिख करके रह जाता है, तीसरा भी देख और लिख दो तो नंबर और मिल जाते हैं तीनों, क्योंकि दे नहीं सकता एग्जामिनर, ये तो लिख भी नहीं सकता है। तो ऐसे तो है नहीं कि वो दूसरा वो लिख देगा, इसलिए 2 के हिसाब से 1 ही नंबर मिलेगा उसको। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वेटेज देखें किस प्रकार से उसका नंबर। देखो पेपर में साफ साफ लिख रखा है आपके कि लिख रखा है यहाँ, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होने वाले प्रदूषक कितने हैं, या फास्फोरस की कमी से कोई से 3 लक्षण लिखिए। तो तीनों के 3 × 1/2 अर्थात 1.5 नंबर है। इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होने वाला प्रदूषण है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, ये 121 और 122 पृष्ठ संख्या पर है आपके। जैसे कि रासायनिक उर्वरकों के होने वाले प्रदूषण है, नत्रजन उर्वरक है, अम्लता को बढ़ा देते हैं, नाइट्रेट जल है उसमें मिल जाते हैं, पशुओं के लिए मानव के लिए हानिकारक है। और अभी इससे रिलेटेड जैसे कि उसमें नाइट्रेट का 45% ज़्यादा मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था। तो देखो ये उससे रिलेटेड वहाँ भी, यदि वो आपको याद है नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी 45 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी नुकसानदायक है जीव जंतुओं के लिए। तो इसका देखो वहाँ भी आंसर मिल रहा है। तो कई बार तो इसी से रिलेटेड यदि चीज़ उसको याद आ गई तो वहाँ भी उसका आंसर वो दे देगा उसके अंदर। 12वां क्वेश्चन है, देखो वायु प्रदूषण के कोई से 3 स्रोत। कितना अच्छा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण किस किस के कारण होता है। आप जानते हो अधिकतर वायु प्रदूषण के जो कारण है उनमें अपन को घरेलू भी कारण बता रखे हैं। इसी पर जो आपके ताप विद्युत संयंत्र वगैरह है, औद्योगिक कारखाने, उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, घरेलू जो कचरा जलाते हैं अपन बाहर, कृषि में भी अपन कई क्रियाएं होती है, जो खेत खलिहान जब फ्री हो जाते हैं उसके बाद में अपन जलाते हैं, तो वो भी एक प्रकार प्रदूषण ही का ही काम करेंगे। कचरा जला देंगे तो वो भी प्रदूषण का ही काम करते हैं। तो ये इसमें आपको कोई से भी 3 कारण लिखने थे। ये क्वेश्चन नंबर आपके 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सही स्रोत लिखने थे। 114 नंबर के पृष्ठ पर आपके दे रखा है, पुस्तक में मिलान कर लेना। 13वां क्वेश्चन है आपके, खाद्य रंग किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड में वाले विद्यार्थियों को बताया था कि खाद्य रंग जरूर देख ले में, खाद्य परिरक्षक और खाद्य रंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, आएगा 90% मैंने बोला था, और देख लीजिए 100% आ गया है आपके। कि खाद्य रंग क्या होते हैं, जो खाद्य पदार्थों सामग्रियों को संवर्धित करने के लिए, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए, इनको क्या है सुंदर बढ़ाने के लिए रंगीन करके, और उसको कीमत बढ़ जाती है, उससे उनका दाम अच्छा मिल जाता है। तो ये मिलाए जाते हैं आजकल, तो आप जानते हैं जूस वगैरह, चॉकलेट वगैरह, कई चीज़ें इनमें, मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ भी कई तरह की जो आप जानते हो, मिल्क केक वगैरह, इनमें वो कलर्स मिला करके उनको तैयार, जो प्राकृतिक भी होते हैं, रासायनिक खाद्य रंग भी होते हैं। तो ये इनसे क्या अच्छा वो क्या ठंडे पेय पदार्थ है, उनके भी अब दाम उनमें भी मिलाते हैं, जेली वगैरह सब में। तो आपको ये लिखने थे इसके अंदर। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद्यों का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाले 3 प्रभाव क्या हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 3 प्रभाव अपन को लिखने थे इसमें। तो जैविक खाद का भी मैंने बताया था कि ह्यूमस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एक, ह्यूमस भी एक प्रकार जैविक ही है, पदार्थ है, जैविक पदार्थों से बना हुआ होता है। तो इसमें जैसे लाभकारी जीवाणु है, उनकी वृद्धि हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, नाइट्रीकरण वगैरह, अम्लीकरण वगैरह सभी क्रियाएं बढ़ जाएगी, आप पता है। और जो जलदान क्षमता वगैरह बढ़ जाएगी, उसका विच्छेदन है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब जैविक खाद्य उनका गुण होता है। 15वां क्वेश्चन है, दूध के निर्जमीकरण की क्रियाविधि को का वर्णन करना है। तो ये देखो क्वेश्चन कई विद्यार्थियों ने नहीं किया है इसको भी ये मान लो 20% विद्यार्थियों ने सही किया है, अभी सही ढंग से नहीं किया। जैसा कर निर्जमीकरण में सिर्फ बच्चों ने अधिकतर इसे लिखा है। अभी खैर इसका भी फर्क पड़ता है कि कई जगह पढ़ाने वाले क्या है, किस तरह वहाँ हो सकता है कि टीचर नहीं हो कोई पढ़ाने वाला, या वहाँ का क्लाइमेट क्या है, किस तरह के विद्यार्थी हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो अधिकतर विद्यार्थियों ने इसका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा है कि दूध को निर्जमीकरण का मतलब उसको जीवाणु से मुक्त कर देना, कीटाणु नहीं रहते हैं उसके अंदर, गर्म कर देते हैं उसको, वापस ठंडा कर लेते हैं, पैकिंग करके भेज देते हैं। अधिकांश बच्चों ने ऐसा लिखा है उसमें। तो
ऐसा कहने पर, जबकि इसमें आपको पता है पूरी प्रक्रिया होती है कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको गर्म किया जाता है 30 मिनट तक। और इसको देखो, इसको स्वच्छ करके छानते हैं, फिर इसका समरूप बना लेते हैं इसको 150 फ़ारेनहाइट से 160 फ़ारेनहाइट तक, और समांगीकरण किया जाता है। फिर बाद में इसको 2000 से 2500 पाउंड दाब पर यानी प्रेशर डाला जाता है, उसका समांगीकरण किया जाता है, वो जो वसा की गोलिकाएं होती है उनमें मिल जाए ताकि दूध के साथ, और इस प्रकार से फिर निर्जमीकृत फिर कुपियों में भर करके फिर उसको सील करके फिर बाद में इसको भेजा जाता है। तो इस तरह से आपको इसका निर्जमीकरण को क्रिया को करना, लेकिन बच्चे यही समझ नहीं पाए, कोई पाश्चात्यकरण या निर्जमीकरण को एक समझने लग जाते हैं। तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी क्षारीय मृदा सुधार हेतु गंधक के उपयोग। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ। ये पेज जो पृष्ठ संख्या आपके 163 पर अंकित है, मिलान कर लेना आप उसको। और इसके अलावा फिर अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं आपके दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन, इसमें साफ साफ लिख रखा है शब्द सीमा 100 शब्द। देखिए साफ साफ लिख रखा है शब्द सीमा 100 शब्द। तो देखिए ये जो चीज लिखी है इसको अपन को जरूर देखना चाहिए, बच्चे तुरंत पेपर को हल करने लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और मेरे को जो अभी याद आ रही है, क्वेश्चन जो पेपर बनाया जाता है उसमें देखो आप ऊपर पर जो लिख रखा टाइमिंग, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दे रखा है आपके, तो 3 घंटे 15 मिनट का मतलब 15 मिनट, ये आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब पेपर ये 3 मिनट बाद में किए गए थे, पहले 3 घंटे का पेपर होता था, 15 मिनट विद्यार्थियों की सोच समझ के लिए बढ़ाए गए कि ताकि आराम से उसको पेशेंस धैर्य से पहले क्वेश्चन पेपर को देखें, अवलोकन करें, और उसके बाद में जो सही क्वेश्चन उसको आता है, अच्छी तरह से उसका आंसर आता है, उस क्वेश्चन को वो सबसे पहले अटेम्प्ट करे ताकि आराम से अपन हल करते चले जाएं, और धीरे धीरे तो सभी अच्छा पेपर होता है। तो विद्यार्थी कम से कम 10-15 मिनट की जगह 5 मिनट तो देवे, कम से कम 5-10 मिनट, ताकि इस पेपर को पहले पूरा अवलोकन करे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको सलाह देना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से एक अपना जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में अपन को पता है कि एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट का मतलब अपन जैसे इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर में ये चले गया अपने अंदर, और वो प्रोसेसिंग होती रहेगी इसके अंदर सीपीयू में, और वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसको ढूंढ लेगा। जब तक अपन को एक प्रश्न कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर ऑटोमेटिक ढूंढ के ले आएगा, यदि अपन ने उसको पढ़ा है, कहीं भी सुना है उसको। तो इसलिए हमको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लेना चाहिए सरसरी दृष्टि से, ताकि अपने आप और क्वेश्चन फिर बाद में धीरे धीरे करते चले जाएं अपन। तो देखिए जब अपन पहले उसको हमारे माइंड में डालेंगे नहीं, इनपुट ही नहीं करेंगे, तो उसका आंसर अचानक फिर ढूंढेंगे अपन, याद करेंगे इसका क्या उत्तर है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए पढ़ लेने से क्या आसान हो जाता है। ये बहुत मेरा अच्छा फॉर्मूला है, ये जरूर ध्यान रखें आप। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, अभी बताते हैं आपको कि क्षारीय मृदा सुधार हेतु गंधक के उपयोग के बारे में है, और दूसरा है इसी में अथवा में दे रखा है क्षारीय मृदा सुधार हेतु जिप्सम का उपयोग। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था बच्चों को, ये जिप्सम का प्रयोग आप तो याद कर ले। गंधक का तो है, गंधक का उपयोग करें, सल्फ्यूरिक एसिड का करें, तो सबका एक जैसा होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग रिएक्शन वगैरह बता रखी है बुक में। और ये देखो 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, 65 संख्या पेज पर है, पृष्ठ संख्या पर, और यह जो जिप्सम वाला है 63 नंबर पर दे रखा है। तो उनकी रिएक्शन को आपको बताना है, विस्तार से समझाना था किस तरह से क्रिया करता है। तो आपका ये 3 नंबर आपको मिलने थे। इसमें जिसने रिएक्शन के माध्यम से पूरी तरह समझाया है उसको, तो उसको पूरा नंबर मिला है, और यदि ऐसे कम थोड़ा बहुत समझाया तो उसको 2 नंबर मिले हैं उसको। 17 क्वेश्चन है एंजाइम से। जैसे कि मैं थोड़ा और बताता हूँ इसमें, जैसे कि आपको उसमें रिएक्शन बता दी, मल सल्फर है उसकी ऑक्सीजन के साथ किया कि थायोबैसिलस जो ऑक्सीजन है बैक्टीरिया, उसकी भी क्रिया बताइए। फिर उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो सल्फर H2SO4 हो जाता है। तो ये रिएक्शन बनती है गंधक वाली। और डायरेक्ट अपने जो बुक में दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया है, तो इसलिए ये रिलेटेड अभिक्रियाएं कभी भी आने वाले एग्जाम है उसमें भी ध्यान रखिए कि अब की बार सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जहाँ तक आएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, एंजाइम से क्या अभिप्राय है और इनके वर्गीकरण कीजिए। 1+2 अर्थात 3 नंबर का है, इसमें अथवा में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट से क्या अभिप्राय है और इसके 2 मुख्य वर्गों का वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो परिभाषा दोगे तो उसका 1 नंबर है, और बाकी आप उसका और मैटर लिखते हो, उसको समझाते हो तो उसका 2 नंबर है। इस तरह से 3 नंबर इसके मिलेंगे आपको। तो ये जैसे कि इसमें 1 और +2, ये 132 और 133 पृष्ठ संख्या पर आपके आंसर है। और जो नीचे वाला जो क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट वाला उसका 129 और 130 पृष्ठ संख्या पर
उत्तर इसका अंकित है। ये आप देख लीजिए, इसमें 6 वर्गों में इसको बांटा गया है, जैसे कि आप पता है ऑक्सीडेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसेज, लाइसेसेज, आइसोमेरेज। तो ये आपके लाइगेसिस। तो इस तरह से ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों को आपको उसमें लिखना था। 18वां क्वेश्चन है आपके, दूध की पास्तुरीकरण की कम ताप और अधिक समय विधि का वर्णन कीजिए, और इसी की अथवा में उच्च ताप और अल्प समय विधि का। यह भी एक मैंने इंपॉर्टेंट बच्चों को बताया था कि ये जरूर आएगा, पास्तुरीकरण को वोट की पी जाओ। एक दिन पहले मैंने व्हाट्सएप में बच्चों को मैसेज करके बताया था ग्रुप में कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना, ये जरूर आएगा। और देख लिए बच्चे तुरंत कि उन्होंने जाते ही करना है इसको, इतना भी कहा उनको इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके आएगा, और मैं आपको जैसे वीडियो देखते रहिएगा, आने वाले वीडियो में अब की बार कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से आएंगे। और इस वीडियो को देखो, इससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, अपने साथियों को जरूर बताएं। तो ये जो आपके कम ताप अधिक ताप वाली दोनों विधियां हैं, इसमें से एक आपको करना था अथवा में से। तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, और पेज संख्या 162 पर ये अंकित है। इसमें विधि समझानी थी, उसकी जो उपकरण है, किस तरह से उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उसको डाला जाता है और किस तरह पैकिंग करके भेजा जाता है। तो सही विधि बतानी थी आपको पहले में। आपको ये तो मान हमेशा याद ही रखना है, आपको आने वाले एग्जाम में भी ध्यान रखना है। यदि विधि नहीं पूछेगा तो कम से कम ये पूछ सकता है कम ताप, और जैसे कि आपकी कम ताप और अधिक समय है विधि है, उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना समय होना चाहिए। तो आपको कम ताप का मतलब है आपके, जैसे कि इसमें लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम का मतलब 30 मिनट, और कम समय का मतलब आपको 5 सेकंड, यानी 15 सेकंड मान लो आपके, 15 सेकंड के लगभग। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, इसमें 63 से 30 है, और इसमें 72 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकंड के लगभग आपको इसको हीटिंग करना होता है। तो ये दोनों विधियां ध्यान रखें, टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखें, याद कर लें अभी से, एक क्वेश्चन आएगा जरूर 100%। 19वां क्वेश्चन देखिए आप, पेज संख्या 94 और 96 पर ये दे रखा है इसका कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का संगठन कोई दो गुण मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। मैंने बच्चों को साफ साफ कह दिया था, टेस्ट में भी मैंने उनको ये क्वेश्चन दिया था कि भाई ये क्वेश्चन आपके आएगा बोर्ड की एग्जाम में, अवश्य इसको अच्छी तरह याद कर लें। जो केन खाद है, इसका मैंने इंस्टाग्राम वीडियो बनाया था बच्चों को कि भाई किसान मित्र केचुआ है, तो बताओ किसान वो खाद किसे कहते हैं। तो केन कैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बच्चों को साफ साफ बताया था। फिर भी देखो बच्चे विद्यार्थी ध्यान नहीं दें, अब आज फिर लापरवाही करोगे, मान लीजिए मेरे वीडियो नहीं देख पाओगे, तो आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ध्यान दें, आप लाभ उठाएं, अपने साथियों को बताएं, और वीडियो को बार बार देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको मिलेगी। और ये आपको मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है कि किस तरह से पेपर हल किया जाता है, कैसे आपको नंबर दिए जाते हैं, कैसे कॉपियाँ चेक की जाती है। तो देखिए, तो इसमें आपको लिखना था एक तो उसका संगठन, और एक उसमें दो गुण लिखने होते हैं, और अभिक्रिया लिखनी होती है, और उसके पड़ने वाले प्रभाव। इस तरह से एक एक करके ये 4 नंबर आपको मिलते हैं इसमें। संगठन जैसा कि इसमें 1% नमी होती है, 25% अमोनियम जो उसमें होता है नाइट्रेट, और नाइट्रो जो इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है 25% है, अमोनियम नाइट्रेट 12.5 है, नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन होती है 12.5 तो यही होती है, और 25% अमोनियम नाइट्रेट होती है। इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की मात्रा को बताना था इसमें संगठन में। इसी प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट है SSP, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बच्चों को बताया था। तो इसमें भी इसका संगठन बताना था, गुण बताना था, विक्रिया बतानी थी। इस तरह से इसके नंबर आपको मिलने थे, बच्चों ने किया। और 20वां क्वेश्चन वर्मी कल्चर, ये बच्चों को मैंने बताया था, ये भी कि टेस्ट में भी दिया था ये भी क्वेश्चन कि वर्मी कल्चर। अधिकतर में क्या है, टेस्ट में भी क्वेश्चन देता हूँ, मेरी सोच क्या है कि टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन दो ताकि जो परख होते हैं उनमें क्वेश्चन देंगे तो उस बहाने से उनको पढ़ेंगे और याद करेंगे, और वो भी बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। तो ये मेरी सोच रहती है पेपर बनाने की। तो इसमें वर्मी कल्चर, यहाँ बच्चों ने कईयों ने गलती की है, वर्मी कल्चर का क्वेश्चन जो किया है, क्वेश्चन क्या है, वर्मी कल्चर क्या है और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। और
सेकंड वाला इसमें अथवा में दे रखा है, कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैसा कि रिपीट हुआ, क्वेश्चन पहले भी आया था ये। तो वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी बच्चों ने लिख रखा है, वर्मी कंपोस्ट बनाना ही वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर और क्रिया क्या है, क्योंकि केंचुओं का संवर्धन किया जाता है, जो उनकी परिस्थितियों में रख रखाव करके उसका संवर्धन किया जाता है, उसकी वृद्धि की जाती है, तो कल्चर होता है इस प्रकार से। और जैसे टिश्यू कल्चर होता है, आपको पता है, तो इसी प्रकार से टिश्यूज की जो उत्पत्ति कोशिकाओं से टिश्यू बनाया जाता है, वो तक का जो एक समूह हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ वर्मी कल्चर को परिभाषित करना था और फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि को विस्तार से समझाना था। तो कई बच्चों ने इसको गलत किया है, ये इसलिए ध्यान से पढ़ें किसी भी चीज़ को कि वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट बनाना। तो इनमें ये देखो, पेज संख्या आपके 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, 147 नंबर पर है आपके। तो एक वर्मी कास्टिंग भी शब्द है, तो 147 पर देखिए आपके प्रश्न संख्या 147 में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये देखो, ये अब की बार आने वाले विद्यार्थियों को ध्यान देंगे, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंजर्वेशन, वर्मी कास्टिंग, ये चारों जो शब्द इंपॉर्टेंट है। इस पर भी टिप्पणी के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, वर्मी कास्टिंग क्या है या वर्मी कंजर्वेशन क्या है। अब की बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, वर्मी कंजर्वेशन या वर्मी कास्टिंग। वर्मी कास्टिंग का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जरूर परीक्षा में आएगा, नोट कर लें, आज ही आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान रखें। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि है, इसको वर्णन करना था। तो इसमें पेज ये प्रश्न संख्या आपके 145 और 46 पर दे रखा है इसकी पूरी विधि। इस तरह से देखो विद्यार्थियों, आप लोगों ने खैर अच्छा पेपर किया। विद्यार्थियों ने जहाँ तक अब तक की जो कॉपियाँ हैं उसमें ये मान लीजिए 10% विद्यार्थी, शायद 5-10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, नहीं तो क्या अधिकतर अच्छे नंबर आए हैं विद्यार्थियों के, क्योंकि एग्रीकल्चर जो साइंस है, केमिस्ट्री है, इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं विद्यार्थियों के लिए। और मैं भी लोगों को, अभिभावकों को भी ये सलाह दूंगा कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट दिलाना बालिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बालिकाओं को भी सरकार अच्छा इनको जो कृषि विभाग है वो मानदेय देती है। 15,000 की तो सालाना बालिकाओं को अलग से छात्रवृत्ति मिलती है, कृषि प्रोत्साहन राशि बालिकाओं के लिए। तो बालिकाओं को अधिक से अधिक जो कृषि सब्जेक्ट एग्रीकल्चर दिलाना चाहिए। कॉलेज एजुकेशन उसमें भी 1 लाख के ऊपर लगभग छात्रवृत्ति है, जैसे कि मैंने इसमें वीडियो डाल रखा अलग से, कृषि की योजना में क्या क्या छात्रवृत्तियाँ मिलती है, उसको भी आप अवश्य देखें। मेरे वीडियो को आपने देखा और अधिक से अधिक साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो दिखाएं। सभी साथियों को धन्यवाद, पुनः सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, धैर्य से वीडियो देखा और अपन इस वीडियो का लाभ उठाएं। सभी वीडियो समय समय पर देखते रहें और लाभ उठाएं। आपको अग्रिम सभी को शुभकामनाएं, आप अच्छा आपका रिजल्ट रहे, आप अपने परिवार का, गांव का, देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।